अध्याय 246 सहस्राब्दी शीतल इस्पात गुंड की तरह टकराना। तो आत्मा कंपन घंटी के लिए एक को अपना प्राण इसमें प्रवाहित करने की जरूरत है, जिसके बाद घंटी की आवाज प्राण से उत्पन्न होती है और आत्मा कंपन का प्रभाव हासिल होता है। इसका उपयोग केवल दानवी पशुओं से निपटने के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि मनुष्य भी अपवाद नहीं है। हालांकि अर्जुन महसूस कर सकता था कि घंटी का दानवी पशुओं पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता था, क्योंकि बाहर के मानव साधकों पर आत्मा कंपन की आवाज का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि उसी श्रेणी के दानवी पशु घबराकर अपना दिमाग खो बैठते। अर्जुन सोच रहा था कि अगर वह अपने अग्निपक्षी की पीठ पर भागता और अगर उसके दुश्मन उड़ने वाली सवारी पर पीछा करते तो उसे बस अपने दुश्मन की सवारी पर आत्मा कंपन घंटी हिलानी होती। उस समय क्या इसका प्रभाव दुश्मन की उड़ने वाली सवारियों को घबराकर साधक की मृत्यु का कारण नहीं बन देगा? अर्जुन ने आत्मा कंपन घंटी पर मटर के आकार के दो छिद्रों की ओर देखा और उसे पता था कि इन दो छिद्रों का उपयोग अपने लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए करना बहुत मुश्किल था। इसके बाद उसने प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या से ऊर्जा प्रवाहित की, जिससे घंटी फिर से बजी। एक और जीवन रक्षा उपाय हासिल करने से अर्जुन बहुत खुश महसूस कर रहा था। नव महाद्वीपों के संसार में दानवी पशुओं का खतरा कभी खत्म नहीं होता था। मनुष्य इतने शक्तिशाली होने का एक कारण इस दुनिया में कई दानवी पशुओं की उपस्थिति था। अपने स्थानिक क्षेत्र में आत्मा कंपन घंटी रखने के बाद अर्जुन ने अपनी लोहार तकनीकों का अभ्यास शुरू किया। उसे अभी भी कई चीजें बनानी थी, जूते, कवच, लटकन, बस उन्हें सोचकर अर्जुन उत्साहित हो गया। उसका स्वभाव हमेशा से ऐसा था, जब तक उसे कोई लक्ष्य नहीं मिलता वह एक मूर्ख की तरह इसे हासिल करने के लिए काम करता। एक उदाहरण उसका मूल खड्ग विद्या का अभ्यास था। अगर ऐसा ना होता तो वह इसे वास्तविक क्षेत्र तक कैसे ले जाता, ना ही वर्तमान स्पष्ट क्षेत्र की बात करें। यही अड़ियल भावना उसे 1000 हथौड़े के प्रहार तोड़ने में मदद की और इस तरह उसे एक रंग श्रेणी के हथियार बनाने में सक्षम बनाया। विचार करने के बाद अर्जुन के विचार हाल ही में बेची गई एक रंग श्रेणी की तलवार की ओर गए। वह भुगतान का बहुत इंतजार कर रहा था, जो रसायन विधि थी। शायद वह आनंद संप्रदाय में बहुत ऊंचे स्तर की थी, या शायद यह इसलिए था क्योंकि अर्जुन को नहीं लगता था कि वह एक हथियार के बदले में उसे धोखा देगी। जो भी हो, अर्जुन इतना ज्यादा सोचने को तैयार नहीं था। अगर वह चाहे तो उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। हम चलो लोहार का काम शुरू करते हैं। अब से मुझे हर दिन कम से कम 2 हथियार बनाने होंगे, या कम से कम 1 हथियार और एक अन्य चीज। अर्जुन ने चुपचाप खुद के लिए एक लक्ष्य तय किया। दोपहर हो चुकी थी और दुकान में कोई नहीं था। अर्जुन एक के बाद एक प्रहार कर रहा था, अपनी लोहार तकनीक का अभ्यास कर रहा था। 1000 हथौड़े के प्रहार पर धुंधली रोशनी दिखाई दी। अर्जुन अनिच्छा से आह निकाली। न केवल वह एक रंग श्रेणी तक नहीं पहुंच पाया, इस बार के गुण इतने कमजोर थे कि नगण्य थे। अर्जुन दोपहर का खाना खाने का इरादा नहीं रखता था और उसने गंभीरता से एक और कटीली तलवार बनाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगाने का फैसला किया। अर्जुन जानता था कि सबसे महत्वपूर्ण बात उसके बनाए गए सामानों की गुणवत्ता को स्थिर करना था। एक रंग श्रेणी के हथियार बनाने के क्षेत्र तक पहुंचना आसान नहीं था। अगर वह अभी अपनी नींव नहीं बनाता तो भविष्य में उसे पछताना पड़ेगा। अर्जुन कितना गंभीर था ये देखकर अभय ने उसे परेशान नहीं किया। अर्जुन ने तलवार बनाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। एक निर्दोष हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि हर हथौड़े का प्रहार पूर्णता का हो। लेकिन इसके बावजूद दुर्भाग्य से 1000वें हथौड़े के प्रहार पर निराश करने वाली धुंधली रोशनी फिर से चमकी। अर्जुन ने आह निकाली और स्वर्ग दृष्टि विद्या सक्रिय की। अभी बनाई गई कटीली तलवार का अध्ययन करने के लिए ताकत में 60 का इजाफा, धीरज में 50 का इजाफा। इन गुणों को देखकर अर्जुन बिजली गिरने जैसा महसूस कर रहा था। शुरू में उसने सोचा था कि एक रंग श्रेणी के क्षेत्र तक पहुंचने से पहले वह किसी भी गुण के लिए 30 तक ही पहुंच सकता था। हालांकि उसने जो 2 कटीली तलवारें बनाई वे एक रंग श्रेणी के क्षेत्र में नहीं थी, फिर भी कम से कम उसे लगभग पता चल गया कि उसकी वर्तमान लोहार क्षमताओं और उस पौराणिक क्षेत्र के बीच की दूरी कितनी थी। अर्जुन ने 2 तलवारें बनाने के बाद आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि 2 कटीले हथियार बनाने में बहुत मानसिक शक्ति लगी थी और अगर वह आगे बढ़ता तो तैयार उत्पाद की गुणवत्ता जरूर उनसे अच्छी नहीं होती। इसके बाद उसने दोनों हथियार अपनी दुकान की शेल्फ पर रखे। कुछ घंटों बाद एक चमड़े का थैला पकड़े युवक उसकी दुकान में आया। अर्जुन को यह व्यक्ति पहचाना था। वह कोई और नहीं बल्कि मोतियों जैसे सफेद दांतों वाला युवक था। युवक को देखकर अर्जुन मुस्कुराया। उनकी पिछली मुलाकात से अर्जुन को पता था कि यह व्यक्ति फिर से आएगा। बहुत भारी लगने वाले चमड़े के थैले को देखकर अर्जुन युवक के इरादों का अनुमान लगा सकता था। उसने युवक को आगे आने का इशारा किया और युवक ने खुद बोलना शुरू किया। साहब, क्या आप इस सहस्राब्दी शीतल इस्पात को देखेंगे? युवक ने हंसते हुए एक बैग अर्जुन को पास किया। सहस्राब्दी शीतल इस्पात। अर्जुन ने चमड़े का बैग खोला और बर्फ जैसी एक बड़ी चीज देखी जो शानदार रोशनी से चमक रही थी। जैसे ही उसने शीतल इस्पात को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, सावधान, यह इतनी ठंडी है कि मेरा हाथ जल रहा है। युवक ने जल्दी से चेतावनी दी। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन को ठंड महसूस नहीं हो रही थी।
उसने शीतल इस्पात को अपने हाथों में दृढ़ता से पकड़ा और संत हस्त से उसमें मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की। अनलॉक ब्लूप्रिंट्स के ज्ञान के साथ मिलाकर उसे पता चला कि यह सामग्री जूते बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह उपयुक्त थी, क्योंकि उसने जो आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की वह वायु तत्व के संकेत के साथ थी, धीरे से हवा की तरह। इसके अलावा अर्जुन अत्यंत ठंडक के निशान भी महसूस कर सकता था। हालांकि इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। सामान्य मनुष्य निश्चित रूप से शीतल इस्पात की बर्फीली ठंड से जल जाते। अगर इस सामग्री को चाबुक जैसे लचीले हथियार में बनाया जाता तो ये कितना शक्तिशाली होता। कई क्षणों के बाद अर्जुन ने मुंह खोला। बोलो, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं शीतल इस्पात को आपकी दुकान में मौजूद किसी हथियार से बदल सकता हूँ? युवक ने कुछ सावधानी से जवाब दिया, क्योंकि युवक जानता था कि चाहे सामग्री कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इसे 5 लाख तोला चांदी में बेचना असंभव था। हालांकि यह एक दुर्लभ लोहार सामग्री थी, लेकिन कई लोहार इसका उपयोग नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी योग्यता इतनी अधिक नहीं थी। यही कारण था कि इसकी सामग्री मूल्य उतना अधिक नहीं था जितना कोई उम्मीद करता। जरूर अपनी पसंद करो, तुम मेरी दुकान में कोई भी हथियार चुन सकते हो। ध्यान रहे, कुछ कमजोर गुणों वाले भी हैं। तुम्हें वह हथियार हाथ में लेकर पहले जांच लेना चाहिए। न केवल ये, बल्कि अगर तुम्हारे पास इस सहस्राब्दी शीतल इस्पात के समान श्रेणी की और सामग्री है तो सीधा मुझे ला सकते हो। चाहे पैसे हो या हथियार, जो तुम चाहो कुछ भी ठीक है। अर्जुन ने मुस्कुराया। आखिरकार कंटीली तलवार जैसे बनाए गए हथियार उसकी नजरों में कुछ नहीं थे, लेकिन दूसरों के लिए वे बहुत मूल्यवान थे। जैसा कहावत है, एक का कचरा दूसरे का खजाना। युवक ने खुशी से सिर हिलाया। ठीक है, मेरे कुछ दोस्तों के पास भी सहस्राब्दी शीतल इस्पात के टुकड़े हैं, मैं उन्हें आपके पास भेजूंगा। और जैसी उसने उम्मीद की थी, युवक ने सबसे बड़े गुणों वाली हाल ही में बनी कंटीली तलवार ली। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन में 3 कंटीली तलवारें बदली जाएंगी। हालांकि अर्जुन बहुत खुश था। आखिरकार आत्मा कंपन घंटी का मूल्य इन तलवारों से कई गुना ज्यादा था। ऐसा लगता है कि मुझे इन तलवारों को और ज्यादा बनाने की जरूरत है, अर्जुन ने चुपचाप कहा। केवल ज्यादा हथियारों से ही वह और ज्यादा लोगों को आकर्षित कर सकता था और इस तरह और ज्यादा दुर्लभ और मूल्यवान सामग्री इकट्ठा कर सकता था। इसके बाद अर्जुन ने शीतल इस्पात और 10 से अधिक लोहार सामग्री के टुकड़ों को अपने स्थानिक क्षेत्र में रखा। चूंकि उसका मन लोहार का काम जारी रखने का नहीं था, इसलिए उसने आज के लिए दुकान बंद करने का फैसला किया। अर्जुन को सबसे ज्यादा शहर की हलचल वाली गलियां पसंद थीं। भीड़ को इधर उधर घूमते देखकर अर्जुन ने अपनी चेतना बंद कर दी और एक दिमाग रहित जॉम्बी बनकर भीड़ के प्रवाह का पालन किया। गली पर विभिन्न बातचीत की आवाजें सुनकर अपने दिमाग से चीजें हटाने का यह एक अच्छा तरीका था। अर्जुन को दिमाग रहित जॉम्बी होने का अनुभव बहुत पसंद था। आमतौर पर वह अपना सारा खाली समय साधना में बिताता, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता। उसे बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने का अनुभव बहुत पसंद था, बिना किसी दबाव के चिंताओं से मुक्त समय बिताना, चाहे कितना भी कम हो। हालांकि दुर्भाग्य से वह ज्यादातर समय ऐसा नहीं कर पाता था। वास्तविक जीवन का दबाव उसे ऐसा करने नहीं देता था, इसलिए वह हर पल को समझता था ये केवल इस समय के दौरान था कि वह सबसे ज्यादा आराम करता था। आराम का अनुभव करते हुए अर्जुन ने सिर नहीं उठाया, उसने सिर झुकाकर चलना चुना। वह बस भीड़ के प्रवाह का पालन कर रहा था। जब भी उसे ऐसा लगता, वह स्वाभाविक रूप से जाग जाता। एक अगरबत्ती जलने के समय के बाद धम्म, अचानक उसे लगा जैसे वह किसी बहुत नर्म और लचीली चीज से टकरा गया। सिर उठाकर अर्जुन ने कड़वी मुस्कुराहट की और उस लड़की की आंखों में देखा जिसके चेहरे पर अब शर्म का भाव था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने पहले हथियार लिया था। चूंकि गर्मी थी, इसलिए लोग आमतौर पर बहुत पतले कपड़े पहनते थे। अर्जुन ने अनिच्छा से लड़की के बहुत खड़े स्तनों की ओर देखा। उसने सोचा भी नहीं था कि वह अचानक उससे टकरा जाएगा। कितना अद्भुत अनुभव था। इस घटना ने उसे शियांग युआन को याद दिलाया, उस लोली को जिससे वह 2 बार अचानक टकराया था। उसे पता नहीं था वह अब कैसी है, क्या वह पहले ही उसे भूल गई है और क्या वह और परिपक्व हो गई है। असहजता से अपनी नाक रगड़ते हुए अर्जुन ने हंसा। लड़की ने आंखें घुमाई और अर्जुन को ठंडी नजर से देखा। लड़की कुछ उदास थी, वह बस एक रसायन विधि देने आई थी, लेकिन ऐसा हो गया। वह भी हैरान थी कि लोहार की दुकान में ना होने वाला अर्जुन और लोहार की दुकान में होने वाला अर्जुन कैसे 2 अलग अलग व्यक्तित्व वाले व्यक्ति लग रहे थे। लड़की ने सोचा कि अगर वह अर्जुन के सामने खड़ी होगी तो अर्जुन निश्चित रूप से रुक जाएगा। किसे विश्वास होगा कि यह आदमी बिल्कुल एक गुंडे की तरह था और उससे टकरा गया। क्या तुम ठीक हो? तुम बेसुख क्यों हो? क्या तुम अक्सर लोगों से टकराती हो? लड़की ने कुछ उदासी से जवाब दिया। इतनी बार नहीं, पहले भी एक लड़की थी जो तुम्हारे जैसी थी, जिससे मैं अचानक टकरा गया था। अर्जुन ने शर्म से मुस्कुराया। लड़की चुप रही। लड़की ने एक चांदी रंग की पर्ची निकाली और अर्जुन को दी। क्या आपको लगता है कि यह काफी है? अगर नहीं तो हम और बात कर सकते हैं। अध्याय 247 रसायन विधि, आत्मा कंपन घंटी का पहला स्तर। अर्जुन ने लड़की के सुंदर चेहरे को घूरा।
हालांकि उसकी नाजुकता और सुंदरता सगरचंद्र जितनी आत्मा को हिला देने वाली नहीं थी और उसका आकर्षण अग्निज्वाला से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी दिखावट उच्च श्रेणी की मानी जा सकती थी। कि ही यह विधि बुरी नहीं है, लेकिन दूसरों को इसका उपयोग नहीं मिल पा रहा क्योंकि सामग्री पाना बहुत मुश्किल है। देखो, अगर तुम्हें लगे कि यह उपयुक्त है और इसकी कीमत है तो मैं इसे तुम्हें उपहार में दूंगा, अगर नहीं तो हम फिर से बात करेंगे, कैसा है? लड़की ने अपने हाथ बढ़ाए जो पहले उसके बड़ी आस्तीन वाले आस्तीनों से ढके हुए थे। अर्जुन ने लड़की के द्वारा दी गई चांदी की पर्ची स्वीकार करते हुए उसकी सुंदर मुस्कुराहट को देखा। जब उसने अपनी नजर चांदी की पर्ची पर डाली तो पर्ची के ऊपर लिखे 2 शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया, सुंदरता गोली। अर्जुन को बहुत साफ था कि उसके चेतना सागर में अगली गोली जो अनलॉक होनी थी वह कोई और नहीं बल्कि सुंदरता गोली भी थी। उसने जल्दी से बाकी दर्ज जानकारी को देखा। जरूरी सामग्री थी Z बांस मादा जेंजी सहस्राब्दी पृथ्वी सार कस्तूरी सुगंध सहस्राब्दी कोकेट्रिस का खून और 5000 साल के कछुए का खून। जैसे ही उसने जानकारी का अध्ययन किया उसने महसूस किया कि उसके चेतना सागर में बंद विधि में कुछ बदलाव हुए। ऐसा लग रहा था जैसे और ज्यादा जानकारी जोड़ दी गई हो। पहले आधा भरा अनुभव बार पूरी तरह से बदल गया क्योंकि बंद सुंदरता गोली विधि अनलॉक हो गई। इसकी जगह एक पूरी तरह से नई खाली अनुभव बार आई जिसे भरने के लिए 5 लाख अंक चाहिए थे। जल्स प्रारंभिक गोली। यह एक और गोली थी जिसे अर्जुन जानता था। हालांकि अर्जुन जानता था कि इस दुनिया के लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यह पश्चिमी कल्पना से उत्पन्न कुछ था। वह प्रभावों के बारे में निश्चित नहीं था क्योंकि 5 ड्रैगन गोली और छोटे पुनर्जीवन गोलियों के प्रभाव उसकी याददाश्तों में जो जानता था उससे अलग थे। अर्जुन तुरंत रसायन विधि देखना चाहता था, लेकिन ये सोचकर कि लड़की अभी भी वहां थी उसने लड़की के जाने का इंतजार करने का फैसला किया। उसके बाद गंभीरता से विधि पर विचार करेगा। इतनी सुंदर लड़की के सामने बेसुख खड़ा रहना अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने जल्दी से विधि देखी और पाया कि सुंदरता गोली के सच में ज्यादा प्रभाव नहीं है। एकमात्र प्रमुख प्रभाव यह था कि यह 30 साल तक किसी के रूप को बनाए रख सकती है। अर्जुन बेजुबान था। सुंदरता गोली बड़े पुनर्जीवन गोली के बाद अनलॉक क्यों हुई? शुरू में उसे लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सुंदरता गोली में कुछ अन्य विशेष प्रभाव हैं जो बड़े पुनर्जीवन गोलियों से कम नहीं हैं। वह बहुत निराश था। चूंकि मैंने तुम्हारी विधि देख ली है, मैं इसे आदान प्रदान के रूप में स्वीकार करूंगा। हालांकि सिर्फ 30 साल तक रूप बनाए रखने का प्रभाव बकवास है। और क्या सहस्राब्दी कोकेट्रिस जीवित भी हैं? अर्जुन ने कुछ उदासी से पूछा। क्या तुम रसायनाचार्य हो? लड़की अर्जुन के सवालों से आश्चर्यचकित हुई और प्रतिक्रिया में पूछा, मुझे एक माना जा सकता है, हालांकि मैं केवल विशिष्ट प्रकार की औषधि गोलियां बना सकता हूं। दुर्भाग्य से मेरे पास मौजूद सभी विधियों में ऐसी सामग्री चाहिए जो इकट्ठा करना लगभग असंभव है। अर्जुन ने आह निकालते हुए जवाब दिया, 5 ड्रैगन गोली और बड़े पुनर्जीवन गोली की विधि के बारे में सोचते हुए। सुंदरता गोली विधि के लिए भी उसके पास बिल्कुल वैसी ही सीमाएं थीं। चूंकि ऐसा है तो क्या तुम भविष्य में सफलतापूर्वक बनाने पर मुझे एक सुंदरता गोली बेच सकते हो? लड़की ने पलकें झपकाईं और आशावान आंखों से अर्जुन को देखा। तुम्हें लगता है मैं सफल हो सकता हूँ? अर्जुन ने हैरानी से लड़की को देखा। उसे याद था कि लड़की ने कहा था कि इसे सफलतापूर्वक बनाना लगभग असंभव था। फिर अब वह ऐसा क्यों कह रही थी जो इसके विपरीत संकेत दे रहा था? क्या वह डरी हुई थी कि वह उसके साथ आदान प्रदान करने से इनकार कर देगा? लड़की ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराए। सच बात करूं तो तार्किक रूप से मुझे विश्वास नहीं है कि तुम सफल होगे। हालांकि मेरा अंतर्ज्ञान मुझे कुछ और कह रहा है। न केवल ये बल्कि मुझे विश्वास है कि तुम्हें सफलतापूर्वक बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अर्जुन बेजुबान नजरों से लड़की को देख रहा था। महिलाओं का अंतर्ज्ञान दुनिया में सबसे डरावनी चीज थी। तो सुंदरता फल क्या है? क्या तुमने उनके बारे में सुना है? अर्जुन जानता था कि यह सामग्री सफलतापूर्वक सुंदरता गोली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री थी। वह विधि में सूचीबद्ध अन्य सामग्रियों के लिए अन्य सामग्रियों से बदलाव कर सकता था, लेकिन सुंदरता फल के लिए नहीं। अजीब बात यह है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना या किसी संदर्भ का सामना नहीं किया, हालांकि मैंने 10 से लाख किताबें पढ़ी हैं। लड़की ने सच बोलने का फैसला किया, डरते हुए नहीं कि अर्जुन उसके साथ आदान प्रदान करने के बारे में अपना मन बदल लेगा। शायद इसे नव महाद्वीपों के संसार में सुंदरता फल नहीं कहा जाता। अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास संदर्भ के लिए कोई तस्वीर नहीं है, इसलिए जब भी सामग्री सुंदरता फल रसायन विधि में दिखाई देती थी तो विधि को मृत घोषित कर दिया जाता, जिससे लोग असहाय हो जाते। किसी ने हरा फल नाम का एक फल पाया था जिसे सुंदरता फल के समान गुणों का होना कहा जाता था और यह खगोलीय कीमत पर बिका। जनता के लिए सुंदरता फल को हरा फल भी कहा जाता था। अंत में रसायन बनाते समय कई प्रयोग एक के बाद एक विफल हो गए और अंत में इसे धोखा घोषित कर दिया गया। इस चीज ने हरा फल को रसायन के क्षेत्र में कुख्यात बना दिया। लगभग सभी रसायनाचार्य उसके बाद हरे फल के अस्तित्व को जानते थे। बनाने में सफलता के बाद मैं तुम्हें एक गोली उपहार में दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे रात का खाना खिलाना होगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर विदा लिया।
अर्जुन के जाते हुए देखकर लड़की ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं और फिर वह भी इलाके से जाने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया जबकि उसके हाथ में सुंदरता गोली बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करने वाला पृष्ठ था। वह सोच रहा था कि उसने इसे पढ़ते ही उसका अनुभव बार तुरंत कैसे भर गया। शायद अवलोकन भी एक तरह का अनुभव था और इसीलिए ऐसा हुआ। निवास पर लौटने के बाद अर्जुन ने सबसे पहले जो किया वह अपने स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करना था और फिर अपने चेतना सागर में गहराई से उतरना था। सुंदरता गोली की बेहतर विधि। सुंदरता फल, ऊर्जा संवर्धन फल, चपलता संवर्धन फल, धीरज संवर्धन फल, शारीरिक बनावट फल, जेड बांस मादा, जैनजी सहस्राब्दी, पृथ्वी सार, कस्तूरी सुगंध सहस्राब्दी, कोकेट्रिस का खून, 5000 साल के कछुए का खून सहस्राब्दी, लिंगजी सहस्राब्दी, जिनसिंग और सहस्राब्दी फ्लीसिफ्लावर रूट। क्या मेरे दिमाग में यह विधि पृष्ठ पर दर्ज विधि से कहीं ज्यादा व्यापक क्यों है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। और जैसे ही उसने नीचे प्रभावों की ओर देखा वह और हैरान नहीं रहा क्योंकि उसके चेतना सागर में दर्ज सुंदरता गोली के प्रभाव बहुत टूटे हुए थे। 30 साल तक रूप बनाए रखना और शक्ति में 20% की वृद्धि। न केवल ये 30 साल तक रूप बनाए रख सकती थी बल्कि इसमें बड़े पुनर्जीवन गोली के प्रभाव भी थे। कोई आश्चर्य नहीं कि यह गोली बड़े पुनर्जीवन गोली के बाद अनलॉक हुई। अर्जुन अचानक हंसने का आवेग महसूस कर रहा था। अर्जुन हंसना चाहता था क्योंकि दूसरों के लिए प्राप्त करना मुश्किल सामग्री उसके लिए आसानी से प्राप्त की जा सकती थी। वर्तमान में उसके स्थानिक क्षेत्र में पहले से ही ज्यादातर सामग्री मौजूद थी और वे जड़ी बूटियां लगभग 300 साल की उम्र की थीं। उसके जीवन के फूलों को ध्यान में रखते हुए भले ही उसके पास वर्तमान में केवल एक डंठल हो, वह सामग्री काटने से कम 10% समय बचा सकता था। उसका सबसे बड़ा लाभ बैंगनी जैड अमरलोक था क्योंकि न केवल वह स्थानिक क्षेत्र के समय विस्तार प्रभावों का आनंद ले सकता था बल्कि स्थानिक क्षेत्र के लेवल अप होने पर दुर्लभ और अद्भुत पेड़ और फल निकलते थे। उसे 30 साल तक रूप बनाए रखने की बहुत परवाह नहीं थी, लेकिन ये पढ़कर कि किसी की शक्ति 20% बढ़ेगी, अर्जुन के दिल में आग लग गई। उसे सुंदरता फल ढूंढने ही पड़ेंगे। यह एक राजा श्रेणी की दूसरे स्तर की औषधि गोली होनी चाहिए और बस इसके सुंदरता प्रभाव ही कारण बनेंगे कि अनगिनत लोग इसके पीछे पागल हो जाएंगे। चेतना सागर से बाहर निकलकर अर्जुन थोड़ा उदास था। उसे लोहार का काम जारी रखने का मन नहीं था और अब वह निराशा के साथ अपने हाथ में मौजूद रसायन विधियों को देख सकता था। वह उदास क्यों ना होता। 5 ड्रैगन गोली में केवल चंद्र घास कम थी, बड़े पुनर्जीवन गोली में फीनिक्स पूंछ कम थी और अब सुंदरता गोली के लिए उसे सुंदरता फल कम था। ज्यादा सोचने का फैसला ना करते हुए अर्जुन ने अपना ध्यान साधना की ओर लगाने का फैसला किया। प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के लिए वह अभी भी चक्रवात के 19वें चक्र पर था, 90वें चक्र तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसके बाद उसने अपनी सभी अन्य तकनीकों का एक दौर अभ्यास किया। अपने दिनचर्या पूरा करने के बाद जैसे ही अर्जुन स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकलने का फैसला किया, उसे अचानक आत्मा कंपन घंटी की याद आई जिसे उसने यहाँ पहले रखा था। दिन में अर्जुन को वास्तव में प्रभावों का अनुभव नहीं हो पाया था। अब उसने आत्मा कंपन घंटी उठाए अपने अग्निपक्षी पर इसका परीक्षण करना चाहता था। फिर भी उसे लगा कि उसे ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो किसी भी पछतावे के लिए बहुत देर हो जाएगी। घंटी को पकड़े हुए उसने प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या से अपनी ऊर्जा इसमें प्रवाहित की और बहुत हल्के से घंटी को हिलाना शुरू किया। रिंग रिंग, एक तीखी बालों को खड़ा करने वाली और कान फाड़ने वाली आवाज हवा में गूंजी। कोई प्रभाव नहीं। अर्जुन ने देखा कि दूर खड़े अग्निपक्षी पर घंटी हिलाने का कोई दिखने योग्य प्रतिक्रिया नहीं हुई। आत्मा कंपन घंटी में प्रवाहित ऊर्जा पहले ही खत्म हो चुकी थी। अगर वह इसे फिर से उपयोग करना चाहता तो उसे फिर से अधिक ऊर्जा इसमें प्रवाहित करनी होगी। और इस बार जब उसने घंटी में ज्यादा ऊर्जा प्रवाहित की तो घंटी वास्तव में बैंगनी रंग की हो गई। आंखों में चमक लिए अर्जुन ने स्वर्ग दृष्टि विद्या सक्रिय की और अपनी नजर घंटी पर डाली। पहले स्तर पर आत्मा कंपन घंटी के पास 200 मीटर के भीतर दानवी पशुओं को उन्माद अवस्था में जाने की एक निश्चित संभावना थी। दोस्त या दुश्मन के बीच अंतर नहीं कर पाते, अपने आसपास की हर चीज पर हमला करते। अर्जुन को स्पष्ट याद था कि जब उसने पहली बार स्वर्ग दृष्टि विद्या से आत्मा कंपन घंटी की जांच की थी तब उसने कुछ नहीं देखा था। इस बार इसने दूरी और प्रभाव भी सूचीबद्ध किए। तो ये घंटी असली थी। ये बिल्कुल वही था जो वह चाहता था। एक बार फिर उसने घंटी हिलाई। इस बार कान फाड़ने वाली आवाज की तीव्रता स्पष्ट रूप से पहले से कई गुना ज्यादा थी। इस बार प्रवाहित की गई ऊर्जा पहले से दोगुनी से भी ज्यादा थी। स्वाभाविक रूप से उसने घंटी को अपने अग्निपक्षी की ओर निशाना नहीं लगाया। अपने हाथ में सुंदर रंगों से चमकती घंटी को देखकर वह जानता था कि यह सभी दानवी पशुओं का काल था। वह सोच रहा था कि जब ये घंटी 9वें या 10वें स्तर तक पहुंचेगी तो क्या घंटी की शक्ति दानवी पशु को तुरंत मौत के घाट उतार देगी जैसे ही वो उनकी आत्माओं को चुरा लेगी। अध्याय 248 एक रंग श्रेणी के जूते, क्या केवल महिलाएं ही इन्हें पहन सकती हैं? जब उसने आत्मा कंपन घंटी में प्रवाहित की गई प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की ऊर्जा समाप्त हो गई तो अर्जुन ने फिर से घंटी का अध्ययन किया। दुर्भाग्य से उसे पता था कि घंटी के लेवल अप होने तक प्रभावों में कोई बदलाव नहीं होगा।
लगभग गिनकर उसने अनुमान लगाया कि उसने अपने स्थानिक क्षेत्र में पहले ही 12 दिन बिता लिए थे, बाहर निकलने में अभी 3 दिन बाकी थे। अर्जुन ने उन सभी लोहार उपकरणों और सामग्रियों को देखा जो उसने खरीदी थी और उन्हें लोहार की दुकान में ले जाने का फैसला किया। एक रंग श्रेणी के हथियार बनाने के क्षेत्र तक पहुंचने से पहले उसे पता था कि पहले उसे अपनी नींव को स्थिर करना होगा, और सहस्राब्दी शीतल इस्पात के लिए अर्जुन ने पहले ही तय कर लिया था कि वह इसे जूते बनाने की सामग्री के रूप में उपयोग करेगा। वह धातु और दानवी पशुओं की हड्डियों का उपयोग जूतों का ढांचा बनाने के लिए करेगा, जबकि उनकी त्वचा और बाल का उपयोग उनकी सतह को सजाने के लिए करेगा। अर्जुन को एहसास हुआ कि अगर वह सहस्राब्दी शीतल इस्पात को जूतों के आधार के रूप में उपयोग करता है तो केवल दिव्य अवस्था के साधक और उससे ऊपर के लोग ही इसे पहन सकेंगे। दिव्य अवस्था से नीचे के लोगों के पास सहस्राब्दी शीतल इस्पात के प्राण की डरावनी ठंड को सहन करने का कोई तरीका नहीं होगा। अपने विचारों को केंद्रित करते हुए अर्जुन ने तय किया कि इसके बारे में बाद में सोचेगा। पहले उसने तय किया कि वह एक सामान्य तलवार बनाएगा, 3 फीट लंबी हरितधार तलवार। स्थानिक क्षेत्र में कोई विक्षेप नहीं था। अर्जुन अपने हर अंग को लोहार के काम में लगा सकता था, जिससे उसके हथौड़े के प्रहार पूर्णता के साथ निष्पादित होते। हथौड़े के प्रहारों के बाद गूंजने वाली स्पष्ट तीखी आवाजें बैंगनी जैद अमरलोक की शांति में विशेष रूप से ताजगी देने वाली थी। 1000वें हथौड़े के प्रहार पर एक धुंधली स्वर्णीय रोशनी चमकी। जब अर्जुन ने इसे अपनी स्वर्गीय आंखों से देखा तो वह निराश न होकर रह नहीं पाया। वृद्धि प्रभाव पिछले हथियार जो उसने बनाया था उसके समान थे, कोई सुधार बिल्कुल नहीं था। बिना रुके अर्जुन ने दूसरी हरितधार तलवार पर काम करना जारी रखा। हालांकि वह निराश था, उसने तय किया कि इन सभी भावनाओं को अपने मन की अवस्था को प्रभावित नहीं करने देगा। इस बार उसने एक शुद्ध मन की अवस्था बनाए रखी, धातु पर काम करने के अलावा कुछ नहीं सोचा, एक अद्भुत अवस्था में प्रवेश किया। उसका दिल, दिमाग और शरीर की हरकतें एक हो गईं, केवल वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित किया और उच्च वृद्धि वाले हथियार बनाने की अपनी प्रतीक्षा और दबाव को अपने सोच को धुंधला करने की अनुमति नहीं दी। वह इतना मग्न हो गया कि उसे हथौड़े के प्रहारों की गिनती भी याद नहीं रही। अचानक जब वह परिचित चमक दिखाई दी तो अर्जुन ऐसा था जैसे उसे जगा दिया गया हो। तैयार उत्पाद को देखकर यह स्पष्ट रूप से पहले से कई गुना बेहतर था। अर्जुन ने उत्साह से अपनी स्वर्ग दृष्टि विद्या सक्रिय की और इसका अध्ययन किया। ताकत में 120 का इजाफा, धीरज में 30 का इजाफा, चपलता में 30 का इजाफा। हा, एक रंग श्रेणी का हथियार। अर्जुन अत्यंत खुश था, वह आखिरकार सफल हुआ। तलवार को भांगते हुए अर्जुन महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत लगभग 1000 जिन बढ़ गई थी। गति और रक्षा में भी ध्यान देने योग्य वृद्धि ठीक उसी तरह जैसे जब उसने धीरज संवर्धन फल खाया था। तलवार 3 फीट लंबी थी और लगभग 3 उंगलियों चौड़ी थी और उसका वजन लगभग 20 जिन था। अर्जुन ने फिर अपने पिछले अनुभवों की तुलना पहले की लोहार कला से की। अर्जुन ने अपने पहले एक रंग श्रेणी के हथियार बनाने के अनुभवों के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सफलता से पहले उसे उस अद्भुत सब कुछ भूल जाओ की अवस्था में पहुंचना होगा। आराम करने के बाद अर्जुन ने 2 और तलवारें बनाईं, लेकिन वृद्धि प्रभाव की तुलना केवल कल उसने जो तलवार बदली थी उससे की जा सकती थी। वृद्धियां आज बनाई गई एक रंग तलवार के मानदंड तक नहीं पहुंच सकी। अस्थायी रूप से हथियार बनाना छोड़कर अर्जुन ने अपना ध्यान अन्य चीजों पर लगाने का फैसला किया, जैसे कवच और जूते। जूतों के लिए उसके पास सभी आवश्यक सामग्रियां थीं। उसके पास स्वर्ण अंगूठी, सांप राजा की त्वचा का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था। चून की 1000 हथौड़ा तकनीक में उसे एक छोटा सा सफलता मिली थी, इसलिए उसके हाथ अन्य वस्तुओं को बनाने की कोशिश करने के लिए खुजली कर रहे थे। अपने दिमाग में नक्शे की सलाह लेते हुए उसने जूते की एक जोड़ी बनाने का फैसला किया। जूते की जोड़ी बनाना हथियार बनाने से अलग था। जूतों की निचली सतह के लिए अर्जुन ने पहले सामान्य लोहार सामग्री को आधार के रूप में उपयोग किया। 1000 हथौड़ा तकनीक के साथ उसकी दक्षता पहले ही 1005 प्रहार तक पहुंच चुकी थी, जिससे उसे और ज्यादा आत्मविश्वास मिला। जूतों के ढांचे के लिए अर्जुन हथौड़ा नहीं मार सकता था अगर वह उन्हें अपनी इच्छित आकार में ढालना चाहता था। इसलिए उसने प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण को सक्रिय किया और उसने अपने संत हस्त का उपयोग किया, ढांचे के रूप को पूरी तरह से सही ढाला। इसके बाद उसने जूतों को स्वर्ण अंगूठी, सांप राजा की सर्पकाय के साथ ढक दिया। जैसे ही उसने अपनी आदिम अग्नि को सक्रिय किया, चमड़े को कठोर करने और आधार ढांचे और ढकने को एक साथ मिलाने के लिए। जब जूते तैयार हुए तो अर्जुन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। कुल मिलाकर उत्पाद सम्मित रूप से चिकना था। आकार किसी महिला के पतले पैरों के लिए बिल्कुल सही था। स्वर्ण अंगूठी, सांप राजा के बाल एक हल्की चमक के साथ चमक रहे थे। नर्म स्वर्णीय प्रकाश सर्पकाय की जीवंत हरे रंग से परिलक्षित हो रहा था। सर्पकाय को सांप राजा के स्वर्ण पैटर्न द्वारा और सजाया गया था, जो अत्यंत भव्य वस्तुओं जैसा दिख रहा था। तैयार उत्पाद सुंदर था, सच में सुंदर। अर्जुन की एकमात्र शिकायत ये थी कि यह स्पष्ट रूप से महिलाओं के लिए था। पुरुषों को इतने सुंदर जूते क्यों पहनने की जरूरत है? इसके विपरीत अगर पुरुष इसे पहनते तो इसकी सुंदरता निश्चित रूप से कम हो जाती और जूतों को न्याय नहीं मिल पाता। अपनी स्वर्ग दृष्टि विद्या सक्रिय करने के बाद अर्जुन बेसुख था।
उसे अपनी आंखें रगड़नी पड़ी ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह गलत नहीं देख रहा था। स्तर 1 रंग श्रेणी उत्पाद प्रभाव गति में 10% की वृद्धि। ये प्रतिशत वृद्धि थी। बस उस एक पंक्ति के शब्दों ने अर्जुन को स्तब्ध कर दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जूतों में ऐसा प्रभाव होगा। न केवल ये बल्कि जूते बनाने के उसके पहले प्रयास में वास्तव में एक रंग श्रेणी का उत्पाद बनाया। वह कितना खुश क्यों ना होता। गति में 10% की वृद्धि। अगर वह अन्य वस्तुएं जैसे कवच, आभूषण और बैग बना सकता तो क्या वह तब अपने सभी गुणों में प्रतिशत वृद्धि का आनंद नहीं लेता। कितनी शानदार 1000 हथौड़ा तकनीक है। ऐसे जूते केवल अग्निज्वाला, जयश्री और शिखा सिंह जैसी महिलाओं द्वारा ही पहने जा सकते हैं जिनके पैर पूर्ण हों। अर्जुन ने तुरंत तय किया कि वह उन्हें ऐसे पुरुषों को बेचेगा नहीं जिनके बदबूदार पैर उसकी रचना को अपवित्र करेंगे। समय देखकर उसने फिर से एक और जोड़ी बनाने का फैसला किया। अपनी थकान को दूर करते हुए उसने अपने हर अंग को फिर से लोहार के काम में लगा दिया। 10 इस दूसरी जोड़ी की दिखावट और वृद्धि पहली जोड़ी के बिल्कुल समान थी। इसके बाद उसके दिमाग में सगरचंद्र और अग्निज्वाला की सुंदर मुस्कुराहटें आईं। उसके बाद हंसवाहिनी की उनके द्वैत साधना की यादें भी उसके दिमाग में चमकीं। अर्जुन के चेहरे पर एक गर्म मुस्कुराहट आई। काफी समय हो गया जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। अर्जुन ने आह निकाली। अनिच्छा से उसने अपनी माँ कुल के सदस्यों चंद्रकला के साथ छोटी लड़की युचांग, शिखा सिंह, यमुना देवी, उसकी देवी गुरु लाडेश्वरी, अद्वितीया और जयश्री के बारे में सोचा। उनके बारे में सोचकर उसे एहसास हुआ कि वह उस समय से काफी आगे निकल चुका था, लेकिन फिर भी वह शिखर तक पहुंचने से बहुत दूर था। उसके लिए अभी भी करने के लिए कई बातें थीं। साधना एक अंतहीन रास्ता है जिसमें गड्ढे और खतरे भरे होते हैं। अगर वह सच में अपने भाग्य का स्वामी बनना चाहता था तो उसे बिना रुके आगे बढ़ना होगा। इसके बाद वह अपने स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकला और अपने बिस्तर पर लेटकर जल्दी से सपनों में खो गया। यह एक सपनों रहित रात थी। अगली सुबह जब वह लोहार की दुकान पर पहुंचा तो दोपहर होने को था। अर्जुन ने नई बनाई गई हथियारों को रैक पर रखा। स्थानिक क्षेत्र में जो हथियार उसने बनाए थे वे एक रंग श्रेणी के थे, इसीलिए उसे इन विभिन्न श्रेणी के हथियारों को एक नई शेल्फ पर रखना था जिससे संकेत मिले कि यह बिक्री के लिए नहीं बल्कि केवल आदान प्रदान के लिए है। 2 जोड़ी सुंदर जूते भी वहां रखे गए थे। ऐसे जूते जिन्हें पहनने के लिए प्राण प्रवाहित करने की जरूरत होती है और बदले में उपयोगकर्ता की गति बढ़ाते हैं। स्वाभाविक रूप से साधकों के लिए सबसे उपयुक्त थे। हालांकि अगर कोई सामान्य इंसान समान मूल्य की वस्तु ला सकता था जो आदान प्रदान करना चाहता तो अर्जुन उसे भी अस्वीकार नहीं करता। साहब, क्या आप इस जूते की जोड़ी के लिए केवल आदान प्रदान स्वीकार करते हैं? अर्जुन ने सिर उठाया और देखा जैसे कि एक बहुत अमीर कुल की युवा विवाहित महिला हो। उसमें कोई साधना नहीं लग रही थी, इसलिए अर्जुन को लगा कि उसके द्वारा कोई ऐसी वस्तु लाने की संभावना लगभग शून्य थी जो उसके दिल में खुजली पैदा करे। हाँ, केवल आदान प्रदान के लिए। अर्जुन ने सिर हिलाया जैसे ही उसने एक नई जूते की जोड़ी के लिए स्वर्ण रंग का ढांचा बनाना जारी रखा। युवा विवाहित महिला आधे दिन तक वहां खड़ी विचार करती रही और अंत में अनिच्छा से चली गई। शायद वह जानती थी कि वह समान मूल्य की कोई वस्तु नहीं ला सकती थी और इसलिए उसके पास इसे छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद कई लोग दुकान में आए और जूते की जोड़ी खरीदना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से वे सब महिलाएं थीं और कुछ ने तो अपने पति या प्रेमी को भी साथ लाया था। कुछ ने तो अर्जुन से मूल्य बताने को भी कहा। जूतों की लागत की परवाह किए बिना वे इसे खरीदने के लिए दृढ़ संकल्पित लग रही थीं। उनके अहंकारी लहजे को सुनकर अर्जुन ने केवल मुस्कुराया और ऐसा जवाब दिया जिससे सभी चुप हो गए। अरब 100 करोड़ तोला सोना। अध्याय 249। एक बेकार लोहार भी उससे बेहतर है जो रोज सुअर से गले लगाता है। अरब 100 करोड़ तोला सोना। अर्जुन ने सिर उठाया और गंभीरता से उस मध्य आयु के मोटे आदमी को देखा जिसने एक मोहक लड़की की पतली कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट रखी थीं। उस मोटे आदमी की नजर बहुत अहंकारी थी और अर्जुन को उस आदमी का चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम क्या बकवास बेच रहे हो? इतना महंगा कैसे हो सकता है? मध्य आयु के मोटे आदमी का चेहरा लाल हो गया। आखिरकार उसने अर्जुन को स्वतंत्र रूप से मूल्य बताने की अनुमति दी थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन इतनी मूर्खतापूर्ण राशि बोल देगा। इससे उसे ऐसा लगा जैसे अर्जुन उस पर मजाक कर रहा हो। हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसे पैसों के लिए नहीं बेच रहा, लेकिन क्या तुम मुझ पर मूल्य थोपना चाहते हो? कोई तुम्हें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है, अर्जुन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा और अपना काम जारी रखा। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम बस एक बेकार लोहार हो। मोटे आदमी के बगल में खड़ी मोहक महिला ने तिरस्कार से नाक भौंकी। एक बेकार लोहार भी उससे बेहतर है जो कुछ पैसों के लिए रोज इस सुअर से गले लगाता है। एक मधुर और आकर्षक आवाज तैरती आई। अपनी नजर घुमाकर अर्जुन की आंखें फैल गईं जब उसने अग्निज्वाला और सगरचंद्र को दुकान में आते देखा। जिसने बोला वह अग्निज्वाला थी और वह अर्जुन को देखते हुए अपनी पलकें झपका रही थी। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी और 2 सुंदर महिलाओं को देखा। ऐसी अतुलनीय सुंदरता द्वारा सार्वजनिक रूप से बेकार लोहार कहलाने का अनुभव उसे थोड़ा बेजुबान कर रहा था।
शुरू में मोटे आदमी के बगल में खड़ी मोहक महिला अग्निज्वाला के शब्दों का जवाब और तर्क देकर विरोध करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें दो अतुलनीय सुंदरता पर पड़ी वह वहां स्तब्ध खड़ी रह गई। बस उनके व्यवहार और उनके द्वारा फैलाई जाने वाली शालीनता से उसे पता चल गया कि वे ऐसे लोग थे जिनसे वह कभी तुलना नहीं कर सकती थी। भीड़ में मौजूद सभी लोग चुप हो गए और दुकान में आई सुंदरता की जोड़ी को घूरने लगे। हालांकि उनके शब्द शिष्ट और सुनने में अप्रिय थे, जब यह उनकी जैसी मीठी और आकर्षक आवाज में कहा गया तो उनकी अतुलनीय दिखावट के साथ हर कोई सहमति जताते हुए सिर हिलाने लगा। जब सुंदर लड़कियां गलतियां करती हैं तो भगवान भी उन्हें माफ कर देते हैं, इन मर्त्यों की बात ही क्या है। इसके अलावा उनके शब्द कई लोगों के दिलों में वही बात थी, बस वे इसे जोर से नहीं कह पा रहे थे। पहला वाक्य, चलो घर चलते हैं, क्यों यहाँ खड़े होकर दूसरों की घृणा भरी नजरों को क्यों सहन करना। सगरचंद्र ने मुस्कुराया, उनके चेहरे ने एक कोमलता का एहसास दिया जिससे लोग आश्चर्य से देखते रह गए। अर्जुन थोड़ा भावुक हुआ। अग्निज्वाला और सगरचंद्र के शब्दों ने अर्जुन को बहुत दिल से गर्म महसूस कराया। भीड़ में मौजूद अन्य लड़कों की नजरें गर्म हो गई, ईर्ष्या और जलन से चमक रही थी। लोहार साहब सच में असाधारण है, सोचो आपके पास 2 अतुलनीय सुंदरता पत्नियां हैं, आप उन्हें अकेले घर पर छोड़कर लोहार की दुकान चलाने कैसे आए। एक सच्चा ऋषि अपने हाथ के सभी पत्ते नहीं दिखाता। एक विशेषज्ञ वास्तव में फूलों के मैदान से गुजरता है, लेकिन एक भी पंखुड़ी उसे दागित नहीं करती। यहाँ तक कि महिलाएं भी आपका एक टुकड़ा पाने के लिए पैसे देंगी। अगर लोहार साहब बलात्कारी बन जाएं तो हर महिला अपने दरवाजे खोलकर आपके लिए इंतजार करेगी। उस समय यह एक सवाल होगा कि वास्तव में बलात्कारी कौन है। चर्चाओं को सुनकर अग्निज्वाला और सगरचंद्र के चेहरे लाल हो गए। विशेषकर सगरचंद्र ने अर्जुन को थोड़ी नाराजगी भरी आंखों से देखा। उसे एहसास हुआ कि हर बार जब वह अर्जुन के साथ बातचीत करती तो वह नुकसान में रहती। अगर अग्निज्वाला के जोर ना होते तो वह आज बाहर आने का परेशान नहीं करती। उस दिन जब वह बाहर आई थी तो उसने अर्जुन को एक और महिला के साथ देखा था। लगता है इस छोटे बच्चे ने इतना बुरा नहीं किया। हालांकि जैसे ही वे अंदर आई उन्होंने देखा कि एक महिला कह रही थी कि अर्जुन एक बेकार लोहार है। उस क्षण उसे केवल अपने दिल में एक खटास महसूस हुआ। हालांकि वह जानती थी कि अर्जुन आसानी से फायदा नहीं उठाने वाला आदमी नहीं था, फिर भी जब उसने किसी को उसकी नज़र से तिरस्कार करते देखा तो उसे थोड़ा दुख हुआ। सब कृपया चले जाएं, हम अभी बंद हैं। अर्जुन ने बाकी ग्राहकों की ओर कड़वी मुस्कुराहट की। ग्राहकों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझदारी भरी मुस्कुराहटें देते हुए चले गए। अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ऐसे देखकर मेरे दिल में दर्द होता है। ये दर्द तब से भी ज्यादा है जब कोई मुझे नीचा देखता है। अग्निज्वाला उसके पास आकर धीरे से बोली। दूसरा वाक्य, मेरे माता पिता चाहते हैं कि तुम हमारे घर पर रात का खाना खाओ, मुझे नहीं पता कि क्या तुम आओगे। सगरचंद्र ने हल्के से जोड़ा। अर्जुन ने कड़वी मुस्कुराहट की और शेल्फ में से एक के सामने गया। आओ इन्हें आजमाओ, तुम हैरान हो जाओगी कि तुम कितनी तेजी से दौड़ सकती हो। दोनों लड़कियां चुप रहीं। ये जूते इतने सुंदर हैं, मुझे ये बहुत पसंद हैं। अग्निज्वाला ने एक जोड़ी स्वीकार की। सगरचंद्र ने तुरंत स्वीकार नहीं किया। वह वहां एक प्रश्नवाचक नजर के साथ खड़ी थी और अर्जुन को देख रही थी। ये 2 जोड़ी जूते तुम दोनों के लिए बनाए गए हैं। अस्थायी रूप से कृपया गुणवत्ता के साथ सहन करो। हालांकि प्रभाव अभी भी काफी अच्छे हैं, आजमाओगी तो पता चलेगा। अर्जुन ने कंधे उचकाए। मैं इन्हें अभी पहनूंगी। अग्निज्वाला उत्साह से चिल्लाए। अर्जुन ने अपनी नजर सगरचंद्र पर घुमाई। केवल उसकी आंखों में संघर्ष दिखाई दिया। चिंता मत करो, ये बस मेरी तरफ से तुम दोनों को कुछ उपहार देने की इच्छा है। मैं इसके बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करता। अर्जुन ने असहजता से अपनी नाक रगड़ी और हंसा। ये सच में उदास करने वाली बात होगी अगर कोई लड़की किसी लड़के द्वारा बहुत मेहनत से बनाए गए उपहार को ठुकरा दे। सगरचंद्र ऐसे लग रहा था जैसे वह जानती थी कि अर्जुन के बारे में क्या सोच रहा था। उसने अपने हाथ बढ़ाए और अर्जुन से जूते की जोड़ी स्वीकार की। उसने अनजाने में इसकी सुंदरता की प्रशंसा की और जब उसे याद आया कि यह विशेष रूप से उसके लिए उसके अपने हाथों से बनाई गई थी तो उसका दिल थोड़ा गर्म हुआ। अरे, यह मेरी गति बढ़ा सकता है, अग्निज्वाला ने आश्चर्य में कहा। अर्जुन ने सिर घुमाया और सिर हिलाया। अग्निज्वाला की नाजुक टांगों को उसके बनाए हुए जूते पहने देखकर अनिच्छा से उसके दिल में एक आरामदायक अनुभव हुआ। आखिरकार उसके इन जूतों को केवल सुंदर महिलाओं को पहनने की इच्छा से बनाया गया था। सोचो, इसने मेरी गति 10% बढ़ा दी। ओह माय गॉड, तुमने ये कैसे बनाया अर्जुन? अग्निज्वाला तलवार लेकर नाचती हुई बोली। मिंग्यू दीदी देखो, मैं ये कर सकती हूँ। अग्निज्वाला जो तलवार इस्तेमाल कर रही थी वह अर्जुन ने बनाई पहली तलवार थी। उसकी सुरुचिपूर्ण आकृति आसमान में बादलों की तरह चली। उसके तलवार के प्रहार बार ड्रैगन की तरह थे, हवा में घूमती हुई बाएं दाएं घास में नाग की तरह लचीली और एक हल्की लहरदार गति के साथ आगे बढ़ती हुई। अर्जुन बेसुख उसे देखता रहा। सगरचंद्र भी गंभीरता से अग्निज्वाला को देख रही थी। कुछ देर बाद उसने अपनी नजर अपने हाथों में मौजूद सुंदर जूतों की ओर घुमाई। कुछ देर बाद अग्निज्वाला रुकी, जैसे उसके चेहरे पर पसीने की एक परत दिखाई दी। उसका चेहरा लाल हो गया, जैसे वह बिना पलक झपकाए अर्जुन को देख रही थी। यह ज्ञात नहीं था कि वह उत्साहित थी या शर्मिंदा।
मैं भविष्य में तुम लड़कियों के लिए और भी बेहतर बनाऊंगा। अर्जुन ने हंसते हुए बाहर निकलने की दिशा में चलने के लिए तैयारी की। क्या तुम हर रोज ऐसे लोगों से मिलते हो जैसे जो अभी आए थे? सगरचंद्र बहुत बातें करने वाली नहीं थी, यह शायद उसका तीसरा वाक्य होना चाहिए। पहला वाक्य, चलो घर चलते हैं, क्यों यहाँ खड़े होकर दूसरों की घृणा भरी नजरों को क्यों सहन करना। दूसरा वाक्य, मेरे माता पिता चाहते हैं कि तुम हमारे घर पर रात का खाना खाओ, मुझे नहीं पता कि क्या तुम आओगे। सगरचंद्र के दो वाक्यों के बारे में सोचकर अर्जुन ने अपनी आंखों में थोड़ा आश्चर्य के साथ सगरचंद्र को देखा। हालांकि वह उसके चेहरे से कुछ नहीं बता सका। नहीं, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जिसे आसानी से फायदा उठाया जा सकता है? चिंता दिखाने के लिए धन्यवाद। अर्जुन ने हंसा। सगरचंद्र चुपचाप अर्जुन को देख रही थी बिना कुछ कहे। अर्जुन केवल असहजता से हंस सकता था, लेकिन फिर भी सगरचंद्र की आंखों से अर्जुन पहले से ज्यादा के लिए उसके भावनाओं में एक हल्का बदलाव महसूस कर सकता था। वह कैसे उन दिनों की ओर लौटना चाहता था जब वह उससे चिढ़ाता था, उसे यूं कहकर उसके लज्जित होने के भाव को देखता था। अब अर्जुन को लग रहा था कि उसके और उसके बीच की दूरी बढ़ रही थी और ऐसा लगता था कि वह पहले के उन दिनों को वापस नहीं ला सकता था जब वह अभी भी उसके साथ मजाक कर सकता था। लोहार की दुकान सगरचंद्र निवास से केवल आधी सड़क दूर थी। अग्निज्वाला सामने थी, रास्ता दिखा रही थी। वह कभी चलती तो कभी दौड़ती अपनी नई जूते की जोड़ी के वृद्धि प्रभावों का परीक्षण करती। ऐसी अद्भुत जूते की जोड़ी मिलने के बाद पूरी तरह से प्रभावों का परीक्षण करने में वह डूब ना जाए, यह अजीब होता। सगरचंद्र दंपति अर्जुन को देखकर बहुत खुश हुए। हालांकि जब उन्होंने अपनी बेटी का अर्जुन के प्रति ठंडा व्यवहार देखा तो वे कुछ भी करने में असहाय थे। अर्जुन, तुम हाल ही में कैसे चल रहे हो? तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आए? सगरचंद्र की पत्नी ने धीरे से पूछा। अर्जुन केवल अपने सिर के पीछे हाथ रगड़कर हंस सका। हालांकि उसके कामों ने सगरचंद्र को उस पर आंखें घुमाने पर मजबूर कर दिया। यह आदमी हमेशा उसके माता पिता के सामने एक ईमानदार आदमी की तरह व्यवहार करता है। सगरचंद्र की पत्नी द्वारा तैयार किया गया स्वादिष्ट भोजन था। सगरचंद्र ने बाघ हड्डी वृद्धि शराब भी निकाली जो अर्जुन ने पहले उनके लिए छोड़ी थी। पीने में खो जाकर सगरचंद्र का चेहरा लाल हो गया और अर्जुन के साथ अपनी यात्राओं में देखी गई दिलचस्प बातों पर बातचीत करते हुए भोजन उत्साह से समाप्त हुआ। इसके बाद वातावरण अचानक बदल गया क्योंकि सगरचंद्र ने आह निकाली। अर्जुन, वास्तव में एक बात है जिसमें मैं तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ। सगरचंद्र ने गंभीरता से कहा। वरिष्ठ, कृपया बोलिए, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, अर्जुन ने गंभीरता से जवाब दिया। सगरचंद्र भी गंभीरता से सुन रही थी क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता के लिए दूसरों से मदद मांगना बहुत दुर्लभ था, ना ही अर्जुन जैसे युवा आदमी की बात करें। क्या हो अगर मैं कहूं कि अगर मेरे पास अपने सगरचंद्र कुल की रक्षा करने की ताकत नहीं बची है तो मुझे आशा है कि तुम मिंग्यू की रक्षा करोगे। सगरचंद्र ने आह निकाली और उसकी आंखों में उदासी दिखाई दी। अध्याय 250 अतिरिक्त वृद्धि। ठंड जहर तूफानी बादल समा रहे हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि अगर मेरे पास अपने सगरचंद्र कुल की रक्षा करने की ताकत नहीं बची है तो मुझे आशा है कि तुम मिंग्यू की रक्षा करोगे। सगरचंद्र ने आह निकाली और उसकी आंखों में उदासी दिखाई दी। पिताजी, क्या कोई गलती हो गई है? सगरचंद्र का चेहरा उतर गया जैसे उसने सगरचंद्र को देखा और उसकी काली सुंदर आंखों में घबराहट दिखाई दी। मिंग्यू, मैं तो कह रहा हूँ कि क्या हो, चिंता मत करो। सगरचंद्र ने सगरचंद्र की ओर एक लाड़ प्यारी भरी नजर डाली। हालांकि अर्जुन का चेहरा अपरिवर्तित नहीं हुआ, उसका दिल बड़ी लहरों की तरह उमड़ रहा था। अर्जुन जानता था कि चूंकि सगरचंद्र ने ऐसी बात कही थी, इसका मतलब केवल यह था कि उसके साथ जल्दी ही कुछ बुरा होने वाला था। अर्जुन को सबसे पहले अमरखड्ग संप्रदाय का ख्याल आया। हालांकि शांत होने के बाद उसे याद आया कि सगरचंद्र ने अमरखड्ग संप्रदाय के लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया था और उन्हें तिरस्कार से देखता था। सगरचंद्र शांति से अर्जुन को देख रहा था, उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अर्जुन अपने दिल में सोच रहा था कि अगर कोई ऐसी बात है जिससे सगरचंद्र निपट नहीं सकता तो वह कैसे निपटेगा। शुरू में वह इनकार करने का सोच रहा था, लेकिन एक पिता की दृढ़ नजर को देखकर अर्जुन झुक गया। हालांकि उसके पास कभी पिता नहीं थे, फिर भी वह सगरचंद्र से सहानुभूति कर सकता था क्योंकि वह खुद अपने गोद लिए गए बच्चों के लिए एक पिता के समान था। मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूं, अर्जुन ने ऐसे स्वर में कहा जैसे कील ठोकरने और लोहा काटने जैसा था, जो दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। उसके शब्दों में दृढ़ता मजबूती से महसूस हो रही थी। अर्जुन ऐसा नहीं कहता कि अगर मैं जीवित रहूं तो मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था और वह सगरचंद्र से यह नहीं पूछता कि वास्तव में क्या हुआ है। वह जानता था कि अगर सगरचंद्र चाहता या बोल सकता तो वह पहले ही बोल चुका होता। हालांकि अर्जुन फिर भी थोड़ा चिंतित था। वह जानता था कि सगरचंद्र के बिना उसके पास दक्षिण नगर में कोई सहारा नहीं होगा। जब दुश्मन भविष्य में चिढ़ेंगे तो इस क्षेत्र से भागना भी असंभव हो सकता है। कमरे में वातावरण भारी हो गया क्योंकि सगरचंद्र की आंखें लाल हो गईं। ये पहली बार था जब अर्जुन ने उसे इतनी कमजोर अवस्था में देखा। अगर आज ना होता तो अर्जुन को यह नहीं सोचा होगा कि सगरचंद्र का ये पक्ष भी है। पिता, क्या हम यहाँ से चले जाएं?
अगर हम चले जाएं तो कोई बुरी बात तो नहीं होगी ना। सगरचंद्र घबराहट में सगरचंद्र की आस्तीन को पकड़ लिया। बहुत देर हो गया, मुझे नहीं लगा था कि 30 साल बाद इतने बड़े बदलाव आएंगे। सगरचंद्र ने कड़वी मुस्कुराहट की। पिताजी, आपको सौदा करने की कोशिश कौन कर रहा है? सगरचंद्र के चेहरे से अनजाने आंसू बह गए। वह अपने विचारों में बहुत सावधान थी, असाधारण रूप से बुद्धिमान थी। वह स्थिति की गंभीरता को कैसे नहीं समझ सकती थी। इसके विपरीत सगरचंद्र की मां के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के निशान थे, उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। हालांकि चाहे उसका अभिनय कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अपनी भौहों के बीच की हल्की तनाव को पूरी तरह से छुपा नहीं सकी। अमरखड्ग संप्रदाय, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमरखड्ग संप्रदाय में वह मूर्ख बूढ़ा अचानक 30 साल बाद सफलता हासिल करेगा। सगरचंद्र ने चेहरा विकृत किया। वरिष्ठ, क्या हमारे पास सबसे छोटा सा मौका भी नहीं है? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। अगर वर्तमान में वह अपनी आत्मा कंपन घंटी को चौथे स्तर तक पहुंचा सकता तो उसे उड़ने वाले पशुओं पर भागने का आत्मविश्वास होता। कोई फायदा नहीं, उस बूढ़े की सवारी काला चैंपियन सम्राट बाज था, उसकी गति असाधारण तेज थी, कोई सामान्य उड़ने वाला पशु उसका पीछा करने में सक्षम नहीं होगा। अर्जुन ने इस विशेष दानवी पशु के बारे में पहले सुना था। आखिरकार ऐसे दानवी पशुओं के नामों में सम्राट, सम्राज्ञ या राजा होता है। वे आमतौर पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दानवी पशु होते हैं। वरिष्ठ, हमारे पास कितना समय है? अर्जुन अपने स्थानिक क्षेत्र में मौजूद आत्मा कंपन घंटी के बारे में सोच रहा था। कितना दुर्भाग्य कि समय बहुत कम था, लगभग 1 महीना शायद। उस बूढ़े को, मेरे पूरे सगरचंद्र कुल और तुम्हें एक जाल में पकड़ना है। अगर ऐसा ना होता तो वह पहले ही हमला कर चुका होता। सगरचंद्र ने जवाब दिया। वरिष्ठ, कृपया समय बिताने की पूरी कोशिश करो, शायद कोई चमत्कार हो। अर्जुन ने गंभीरता से बोला। वह जानता था कि चूंकि सगरचंद्र ने उससे अपनी बेटी का ख्याल रखने को कहा था तो उसने पहले ही तय कर लिया होगा कि वह मृत्यु तक लड़ेगा ताकि अपने परिवार के सदस्यों को भागने के लिए और समय हासिल कर सके। पिता, क्या यह मिंग्यू ने पहले भड़काया था, इसके कारण है? सगरचंद्र को युवा मास्टर फैंग और 2 वृद्धों को घायल करने की बात याद आई। सगरचंद्र को उस समय भी याद आया जब अर्जुन ने अमरखड्ग संप्रदाय के बड़े मोटे को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था। उसे नहीं पता था कि क्या ये बातें जुड़ी हुई थी, उसे बस बहुत दुख हो रहा था और वह एक उलझन में थी। असहायता की भावना धीरे धीरे उसके दिल पर हावी होने लगी। वह सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि बिना पिता के अपने दिन कैसे बिताएंगी। वह हमेशा उसके भावनात्मक समर्थन का स्तंभ था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पिता ने अर्जुन से उसका ख्याल क्यों करवाया। मूर्ख लड़की, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। 30 साल पहले तुम्हारे पिता यानी मैंने उस बूढ़े का एक आंख का अंधा कर दिया था। उस समय हमने तय किया था कि या तो मैं या वह मरना होगा, हम एक ही आसमान में नहीं रह सकते। हालांकि उस समय हमारी साधना के स्तर समान थे, लेकिन मैं कौशल में थोड़ा बेहतर था, जीत बहुत कम अंतर से। किसे विश्वास था कि वह अंधा बूढ़ा मूर्ख अचानक किसी कुत्ते की किस्मत पर कदम रखकर सफलता हासिल करेगा। सगरचंद्र ने हंसकर वातावरण को हल्का करने की कोशिश की। जाते समय अर्जुन ने अपने दिल में अनुमान लगाया। शुरू में उसने अनुमान लगाया था कि सगरचंद्र की साधना युद्ध राजा क्षेत्र की चरम सीमा पर थी। हालांकि उसके शब्दों को सुनकर अर्जुन ने अनुमान लगाया कि सगरचंद्र और अमरखड्ग संप्रदाय का वह अंधा बूढ़ा दोनों पहले से ही अगले स्तर तक पहुंच चुके थे। अर्जुन की इंद्रियां असाधारण रूप से मजबूत थीं और उन्हें महसूस हो सकता था कि उनका वातावरण कितना अविश्वसनीय था, भले ही वे जानबूझकर इसे जारी नहीं कर रहे थे। अगर उसे भागना है तो अभी भी कुछ आशा होनी चाहिए। अर्जुन ने जो हार बनाई थी वह अग्निपक्षी की गति बढ़ा सकती थी। मूल रूप से अग्निपक्षी की गति पहले से ही काले चैंपियन सम्राट बाज के समान स्तर पर थी। इसके अलावा जब इसने चपलता संवर्धन फल, ऊर्जा संवर्धन फल, धीरज फल और 2 छोटे पुनर्जीवन गोलियां खाई तो इसकी गति और भी बढ़ जाएगी। अर्जुन ने शुरू में सोचा था कि सगरचंद्र की मौजूदगी के कारण वह एक अवधि तक यहाँ शांतिपूर्वक रह सकता था। किसे विश्वास था कि ऐसा कुछ होगा? अर्जुन कभी 100 कोस नगर वापस जाने का विचार नहीं करता था। वह नहीं चाहता था कि कोई परेशान उस जगह वापस ले जाए जहाँ उसके कुल के सदस्य रहते थे। हालांकि पहले सगरचंद्र ने उसे बताया था कि यह उसके कामों के कारण नहीं हुआ, फिर भी अर्जुन को एक हल्की सी भावना हो रही थी कि इसके पीछे उसके कामों का होना बहुत अधिक संभावना थी। अपने स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश कर उसने जो सबसे पहले करना चाहा वह अपनी आत्मा कंपन घंटी का स्तर बढ़ाना था। इसके बाद उसने प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या और अपनी छिपी हथियार तकनीकों का अभ्यास किया। वह जानता था कि उच्च स्तर के साधक से लड़ना लगभग असंभव था बिना छिपी चालों के। उसकी आंखों में अचानक एक चमक दिखाई दी, जैसे उसे कुछ याद आया। सहस्राब्दी शीतल इस्पात। वह एक लोहार था। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि उसे अपने लिए कुछ छिपी हथियार बनाने शुरू करने चाहिए। उसने तय किया कि वह सहस्राब्दी शीतल इस्पात का उपयोग स्वर्ण सुइयों के आकार के समान शीतल सुइयों के एक सेट को बनाने के लिए करेगा, जिसे वह अपने उपयोग के लिए बनाएगा। बस इसके बारे में सोचकर उसे अंतहीन उत्साह हुआ। उसके पास वह सांचा था जिसका उपयोग उसने पहले स्वर्ण सुइयां बनाने के लिए किया था। उस समय वह डरा हुआ था कि वह पहले प्रयास में सफल नहीं होगा, इसलिए उसने इसका ज्यादा खरीद लिया था।
अर्जुन ने अपनी आदिम अग्नि का उपयोग करके इसका एक छोटा सा टुकड़ा शोधित किया और बची हुई शीतल इस्पात तरल को सांचे में डाला। इस पूरी प्रक्रिया में अर्जुन ने अपने संत हस्त का साथ प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण का उपयोग किया। प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के सार को सुई में भर दिया। इसके बाद उसने 1000 हथौड़ा तकनीक निष्पादित की और लोहार की प्रक्रिया में खो गया। अर्जुन वास्तव में देखना चाहता था कि इस तैयार उत्पाद में क्या वृद्धि होगी, क्योंकि इसमें उपयोग की गई धातु कोई और नहीं बल्कि सहस्राब्दी शीतल इस्पात थी। उत्पाद तैयार होने के बाद ये 9 इंच लंबी सुई थी। अर्जुन ने इसे अपने हाथों में रखा। अगर कोई इसकी तलाश ना करे तो इसे देखना बहुत मुश्किल था। ये जो चमक फैलाती थी उसे लगभग पारदर्शी बना देती थी, और यह जो ठंडी हवा छोड़ती थी वह एक निश्चित दूरी पर मौजूद लोगों को कांपने पर मजबूर कर देती। इसके बाद उसने अपनी आत्मा कंपन घंटी का स्तर बढ़ाने की कोशिश शुरू की। अपने प्रयोगों से अर्जुन को पता चला कि आत्मा कंपन घंटी एक दिन में 10 बार शोधन की प्रक्रिया से गुजर सकती थी, और हर बार शोधन के दौरान इससे एक धुंधली बैंगनी चमक निकलती थी। 10 बार के बाद बैंगनी चमक गायब हो जाती थी, और इस तरह अर्जुन ने अपना अनुमान निकाला। वह जानता था कि अगर वह आत्मा कंपन घंटी का स्तर बढ़ाना चाहता था तो उसे हर मौके पर इसे अपनी सीमाओं तक बेहोश करना होगा। इसके बाद उसने अपने स्थानिक क्षेत्र में अपनी नई छिपी हथियार के साथ अभ्यास किया और इसके प्रभावों पर आश्चर्यचकित हुआ। चूंकि यह बहुत पतली थी इसलिए इसके हमले की शक्ति में स्वाभाविक रूप से सीमाएं होंगी, इसलिए अर्जुन केवल अपने दुश्मनों के दिल या आंखों को निशाना बना सकता था। अभ्यास में इतना मग्न हो गया कि बहुत देर बाद उसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना भूल गया। अरे मैंने ये कैसे भूल गया? अर्जुन ने तुरंत अपनी स्वर्ग दृष्टि विद्या सक्रिय की और शीतल सुई का अध्ययन किया। अतिरिक्त जानकारी पढ़ने के बाद वह चुप रह गया। अतिरिक्त वृद्धि ठंड जहर। अर्जुन ने आधा दिन सिर पीटा, लेकिन फिर भी वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने ऐसा कैसे हासिल किया। लेकिन शब्दों से वह जानता था कि हथियार के हमले में ठंड जहर के प्रभाव शामिल होंगे, बस उसे पता नहीं था कि इसका विस्तार कितना होगा। उसे ठीक से नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन वह जानता था कि यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा था। जितना ज्यादा जहरीला उतना बेहतर। आखिरकार अगर वह इस शीतल सुई का उपयोग करता तो ये छुपे हमले के लिए उपयोग किया जाता। जैसे ही वह इसका इस्तेमाल करता दुश्मन को मरना ही होगा। बचा हुआ समय अर्जुन ने अपनी अन्य मार्शल तकनीकों का अभ्यास किया। वह अभी भी 9 लहरियों महान स्वर्ण बुद्ध प्रहार की तीसरी लहरी पर था। ये तकनीक बहुत दबदबे वाली थी, हालांकि उसने इसे अपनी सीमाओं तक अभ्यास कर लिया था। उसे नहीं पता था कब वह उस ज्ञान का क्षण उसे अगले स्तर तक पहुंचने का मौका मिलेगा। ये तकनीक इतनी दबदबी थी कि अर्जुन जानता था कि अगर वह अपने वर्तमान साधना स्तर पर 5वीं लहरी का निष्पादन करता तो भले ही सगरचंद्र भी सामना से उसका प्रहार लेने की हिम्मत नहीं करता। दबदबापन इतना अधिक शक्तिशाली था, जहां तक कि छोटी सफलता स्तर पर क्रेन रूप का अभी बड़ी सफलता तक पहुंचने से बहुत दूर था। सौभाग्य से अर्जुन दिन पर दिन बेहतर हो रहा था, हालांकि धीमी गति से। ये पहले से ही उसके लिए काफी अच्छा था। आखिरकार कुछ बातें जबरदस्ती नहीं हो सकती, लेकिन कदम से कदम प्राप्त करनी पड़ती। तूफानी बादल समा रहे हैं। अर्जुन महसूस कर रहा था कि खतरे का स्तर पिछले उस समय कम नहीं था जब गोंड्यांग शुवानहोंग सौकोस नगर में आए थे और उस समय के उसके और उसके कुल का नाश करना चाहते थे। पहले उसकी देवी गुरु और शतायुष ने उसे बचाया था, हालांकि इस बार उसका उद्धारक कौन होगा?